प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी। आज आपको पद परिचय का अगला जो पार्ट है उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। पद परिचय में पिछली बार हम लोगों ने सीखा था कि संज्ञा क्या है। इस बार हम सीखेंगे सर्वनाम। तो पहले हमें सर्वनाम के बारे में जानना है, तब हम उसके बाद सर्वनाम के प्रकार उस बाकी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अब किस तरीके से समझेंगे हम, तो हम सभी जानते हैं संज्ञा का मतलब नाम। जैसे राम, सीता, गीता, रीता, मोहन, सोहन, ये सब के सब क्या है, ये संज्ञा। नाम कोई भी संज्ञा होता है, लेकिन अगर हम इन नाम की जगह किसी और शब्दों का प्रयोग करें तो वो सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण, सीता खाना खाती है, सीता खाना पकाती है, सीता घर जाती है, सीता बाजार जाती है, सीता पढ़ती है। मैंने सीता के नाम के 5 सेंटेंस अलग अलग बोले। अब मैं क्या करूँगा, सीता का नाम का एक सेंटेंस बोलूँगा और बाकी नामों में मैं किसी और शब्द का प्रयोग करूँगा जो उस सेंटेंस के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल होगा। उदाहरण, सीता घर जाती है, वह पढ़ती है, वह नाचती है, वह खाना खाती है, वह खाना पकाती है। तो अब मैंने सीता का नाम में जहाँ बार बार ले रहा था, मैंने सीता के नाम की जगह वह का प्रयोग किया। तो जो वह है वह सर्वनाम होगा। जैसा कि यहाँ लिखा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को भी सर्वनाम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। उदाहरणतः लड़कों के लिए भी वह का प्रयोग होता है। आप जब अपने बारे में कोई बात बोलते हैं तो आप अपना नाम लेकर थोड़ी बोलते हैं। जैसे मेरा नाम सुनील है, तो मैं यहाँ बोलूँ कि सुनील तुम्हें पढ़ा रहा है, तो शायद मुझे भी अजीब लगेगा, तुम्हें भी अजीब लगेगा। अब मैं अपने नाम की जगह किसी और शब्द का प्रयोग करता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं और आप ये क्या हो जाएगी, सर्वनाम। क्यों? ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है वह, तुम, मैं, हम, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इस संज्ञा की परिभाषा हो गई है। अब मैं परिभाषा पेपर में नहीं आता, पद परिचय में पद परिचय देना पड़ता है। तो पद परिचय के लिए उसकी प्रकार जानना आवश्यक है, परंतु प्रकार हम तभी समझेंगे जब हम उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो हम संज्ञा इसके पहले सीख चुके हैं, हम सीखेंगे सर्वनाम के बारे में। तो यहाँ आपने सीखा सर्वनाम की परिभाषा, आप सीखते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो पेपर में आया सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो बेटा सर्वनाम जो होता है 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, बोलने वाला, कहने वाला और जिसके बारे में बात हो। बातें 3 ही प्रकार की होती हैं। या तो एक व्यक्ति जो बोल रहा हो वो बोलने वाला होगा। बातें अगर हम देखें तो 3 लोगों के बीच में होती हैं, एक बोलने वाले के बीच में, दूसरा सुनने के वाले के बीच में, और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। तो जिस बोलने वाला होता है वो पुरुष होता है। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष दोनों है।
यहाँ सर्वनाम पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष दोनों से है, वह दोनों हो सकता है। इसलिए उनके नाम की जगह जो जो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। वैसे तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, लेकिन हमें 3 प्रकार से भी मतलब नहीं है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 3 प्रकार नहीं लिखने पड़ते हैं। वो जैसे समझ लीजिए प्रकार होगी आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष होता है वो जो अपने बारे में बता रहा होता है, तो वो अपने बारे में जब बात कर रहा होता है तो वो मैं का हम का प्रयोग करता है। आप ही है, आप उत्तम पुरुष से जब आप बोलने लगेंगे तो आप अपने बारे में और हम का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मध्यम पुरुष को जिसके बारे में बात हो रही है तो हो जाएगा तुम तो रहा। जैसे उदाहरण रहा, इस समय पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए मैं का प्रयोग करूँगा, और सुन आप रहे हैं तो मैं आपके लिए आप का प्रयोग करूँगा। कहने वाला ही सुनाने वाले के लिए आप का प्रयोग करता है, तो वो उसमें कहलाया गया। इसी प्रकार जिसके बारे में बात होती है उसके लिए हम कहें वे यह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सारे के सारे क्या हुए? एक पुरुषवाचक सर्वनाम। हमें केवल इतना जानना है कि मैं तो हम वह में आप अगर ये शब्द आते हैं तो इस सर्वनाम में कौन सा प्रकार है, तो आप सर्वनाम में लिख देंगे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। उतार लीजिए पहले, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं। तो आपने मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं, हम, तुम, वह, आप, वे, यह सब क्या है? यह सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये उत्तम पुरुष का रूप है। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें उत्तम पुरुष, आपको मध्यम पुरुष के लिए और वह भी यह लोग इन वर्णों को कितने पर लीजिए आप? इनका एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं है। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि ऐसे शब्द जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत दे। ऐसे शब्द जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत दें और ये बताएं कि हाँ यह निश्चित ही है, तो ऐसे शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में गिनते हैं। उदाहरण है यह, वह, ये भी। आप कहते हैं यह पंखा है तो वह निश्चित है, वह पंखा है तो निश्चित है, ये पंखे हैं निश्चित है, वे पंखे हैं निश्चित है। तो यह, वह, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ एक मन में प्रश्न आता है, सर यह, वह और ये जो वे है, यह, वह, वे, तो इसमें क्या है? तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो बेटा आप सभी अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी में जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज सबके लिए है, वो नॉलेज आपके लिए होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी के सेंस में हैं तो यह, वह, वे, इनका उपयोग हो रहा है किसी व्यक्ति के नाम की जगह। यहाँ हो रहा है संकेत दिखाने के लिए कि कोई वस्तु वो है। जब आप नाम की जगह इनका प्रयोग करेंगे तो वह भी इंग्लिश ही या सी होगी, वे की इंग्लिश दे होगी और यह की इंग्लिश इट होगी। लेकिन जब भी आप इनका प्रयोग अंग्रेजी में संकेत के लिए करेंगे तो एक की अंग्रेजी 30 होगी, ए की 2 होगी, यहाँ पर की दिस या दैट होगी, दिस होगी, यह की दैट होगी। ये सेंस होगा। मतलब जब वह
नाम के स्थान में कर रहा होगा तो अंग्रेजी कुछ और होगी, और जब वह संकेत के रूप में कर रहा होगा तो अंग्रेजी कुछ और होगी। इस स्तर से आप समझ पाएंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। इतना लिख लीजिए प्लीज। जी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है जो निश्चित वस्तु को बताते हैं कि निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान क्या है। अब अगला जो प्रकार है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जहां निश्चित ना हो कि आखिर क्या है। तो कुछ शब्द हैं जैसे कोई अथवा कुछ। आप इन शब्दों के इससे समझ पाएंगे कि कोई, कुछ यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात हो रही है। जैसे कि बात में आया कि वहाँ कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है, यानी कोई शब्द ने अनिश्चित कर दिया कि हमें नहीं पता कि वहाँ निश्चित कौन है। इस तरीके से दाल में कुछ पड़ा है, तो कुछ मतलब क्या पड़ा है, तो कुछ शब्द से समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कि वहाँ पर निश्चितता क्या है। तो जब कोई कुछ शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इतना आपने लिख दिया हो, लिख लीजिए। मैं रेस कर रहा हूँ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका पूर्ण प्रकार है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब सेंटेंस में ऐसे शब्द हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करें। आपने देखा होगा जैसे जो, सो, जिसने, उसने, अर्थात ऐसे शब्द जो वाक्यों को जोड़ने का काम करे। उदाहरण है यह वही पेन है जो मुझे मिला था। तो यह वही पेन है जो मुझे मिला था, तो यहाँ इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? जो ने। तो जो एक कंजक्शन है, इसी को संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में जानेंगे। तो ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जो तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह वही पुस्तक है जिसको जो राज को मिली थी, तो ये संबंधवाचक उसमें आ जाएंगे। अब अगला है जो प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ निश्चित चिन्ह है वो आप समझ लीजिए। वो है क्या, कौन और किसने। क्या, कौन और किसने, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को आप देख, ऐसे शब्द तो प्रश्नवाचक बहुत सारे हैं, पर अगर तीन शब्दों को देखकर आप तुरंत कह देंगे कि ये कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये तीन शब्द संज्ञा को गायब कर देते हैं। यह कार्य किसने किया, तो यहाँ संज्ञा नहीं है, यानी उस संज्ञा के स्थान पर किसने का प्रयोग हो गया। वहाँ कौन खड़ा है, ये संज्ञा नहीं है, यहाँ सर्वनाम नहीं है। जब संज्ञा सर्वनाम ना हो और उनकी जगह क्या और किसने शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। और अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है जैसा कि इसका नाम है वैसे ही उसका एग्जाम्पल भी है। निज यानी खुद, स्वयं के कार्य करने वाला सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें यह ज्ञात हो कि मनुष्य अपना कार्य स्वयं कर रहा है। तो वो शब्द कौन से हैं? शब्द है खुद, अपने आप, स्वयं। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के बेटा 6 प्रकार थे। पुरुषवाचक सर्वनाम उसमें भी 3 प्रकार है, वो पढ़े ना पढ़े लेकिन ध्यान रखें।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा प्रकार था आपका संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा था आपका पुष्पवाचक सर्वनाम, चौथा मान लीजिए निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठवां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम के 6 प्रकार थे। हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा के भी आपके 5 प्रकार थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हम इस संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, हम सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला जी, ये स्क्रीनशॉट ले बेटा। अब देखिए अगला आएगा कारक। अब कारक क्या होता है वो समझो। राम ने खाना खाया, तो जो ये ने शब्द है, ने यही कारक है। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं, इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। पेपर में, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो हमें इस कारक चिन्ह को अलग से दिखाना पड़ता है कि कारक चिन्ह कौन सा है। तो इसका बहुत सरल तरीका है, आप सभी ने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैं जितने कारक चिन्ह होते हैं वो लिख रहा हूँ और उनके जो सिंबल्स होते हैं वो लिख रहा हूँ। आप ये लिख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। तो कारक चिन्ह है, पहला कारक होता है कर्ता, उसका चिन्ह है ने। दूसरा होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, कर्ता ने कर्म को संप्रदान करण से अलग होने पर संबंध का एक कारक है और उनके चिन्ह है, समझ लीजिए। कारक होते हैं 8 प्रकार के: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और ये उनके चिन्ह है जो उनके सामने लिखे हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक को, कारण का है से, संप्रदान कारक के लिए, अपादान का है से, संबंध कारक का के, अधिकरण का है मैं और पर, संबोधन का है हे ओ पर। अब हमें इन्हें पहले समझना है, फिर हम आपको बताएंगे कि इन्हें याद कैसे करना है। तो जैसे सर के सलाह आपको राम ने खाना खाया, अब आप ध्यान दीजिए ने शब्द जो है राम के लिए आया। तो जब आप संज्ञा का पद पर चले होंगे
कि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, तब आपको साथ में कारक भी लिखना पड़ेगा कि इसमें कर्ता ने देखकर लेना पड़ेगा कि कर्ता कारक है। उसी में साधारण सर्वनाम का है, मान लीजिए पहले छत से गिर गए तो से शब्द देखकर आपको कारक लिखना होगा, कर्ता कारक है आप। देखो से दो बार आया है, से और से। जब से में अलग होने की बात, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं छत से गिर गया, तो छत से गिरना यानी अलग होना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा। वह दिल्ली से आगरा गया, अलग हो रहा। जब अलग होने का बोध हो तो से आएगा, जब अलग होने का बोध नहीं हो तो उस से का मतलब होगा। ऐसे मैं पेन से लिखता हूँ तो यहाँ से का अर्थ साथ हो गया। तो यहाँ पर जब आप से को के लिए से काकी के व्यापार में अरे ये चिन्ह मिले तो उनके सामने लेके आप कारक लिखेंगे। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, मेरे साथ बोलिए, कर्ता ने, ध्यान दीजिए फिर से, इन्हें याद करना है। एक बार याद हो जाएगा, मुझे भी याद है। जब एक बार आपको याद हो जाएगा तो आप इसको बिना देखे तुरंत आप पहचान लेंगे। जैसे आप चिन्ह देखें आप तुरंत पहचान लें कौन सा था। मेरे साथ रिपीट करें, एक बार मैं रिपीट करूँगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काफी के अधिकरण में पर संबोधन हेतु अरे। फिर सुने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काफी के अधिकरण में पर संबोधन हेतु अरे। हो गया। इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये है कारक चिन्ह जो अलग आते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आते हैं। जब भी कारक चिन्ह आएगा आपको पेपर में संज्ञा और सर्वनाम के साथ उसको दिखाना पड़ेगा। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जी बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हम यहाँ एक उदाहरण देखते हैं। दे में आएगा क्योंकि यहाँ किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है बहुवचन का। तो हमने लिख दिया पे जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिख दिया पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो ये बहुवचन है। बहुवचन कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। अब इसमें आया पर एक कारक चिन्ह आ गया जो इसी सेंटेंस के लिए उपयोग हुआ होगा। तो यहाँ कौन सा कारक है, हमने कैसे कहा था। अब आप यहाँ भूलेंगे अपने चिन्ह जो अगर आपको याद है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काफी के अधिकरण में पर, तो देखो पर आया, हम यहाँ पहचान गए क्योंकि मुझे याद है। ऐसा आपको भी याद करना है। यहाँ लिखेंगे अधिकरण का पर। तब जाकर आपको एक नंबर मिलेगा। जी हाँ, ये हमने पद परिचय कर दिया। अब हम यहाँ पर कुछ होमवर्क लिख रहे हैं जिसका आप लोग पद परिचय करेंगे। आज सर्वनाम हमारा खत्म हो गया। अगली एपिसोड में, अगली वीडियो में हम लोग क्रिया और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं कुछ यहाँ पर दो सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए।
सारे शब्द अंडरलाइन हैं। इन अंडरलाइन शब्दों का आपको पद परिचय देना है। बेटा मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ कि केवल स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो देखकर पढ़ाई ना करें। बोर्ड एग्ज़ाम है आप लोगों के, बोर्ड एग्ज़ाम में ये चीज़ें बार बार आपको समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है स्कूल आपका अक्टूबर में खुल जाए, हो सकता है नवंबर में खुल जाए, निश्चित है स्कूल खुलना ही खुलना है। लेकिन जो अक्टूबर नवंबर जितना दिन निकलता जा रहा है, आप ये एग्ज़ाम उतनी जल्दी पास करवाते जा रहे हैं, तो आपको रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी है ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें। इसलिए प्लीज़ वीडियो तो मुझसे अच्छी बनाने वाले यूट्यूब पर पढ़िए, मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले यूट्यूब पर पढ़िए, परंतु जो प्रैक्टिस आप स्वयं करेंगे वह आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए नोटबुक पर अवश्य लिखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की कक्षा में हमने सर्वनाम और कारक के बारे में पढ़ा। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। अगली कक्षा में हम लोग क्रिया, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक इनके बारे में पढ़ेंगे।